तो ये चाहिए कि ये करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस पॉइंट पे आके मिलेंगे और दोनों को कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। पहले हम वेक्टर्स को देखते हैं और फिर स्केलर्स की तरफ आएंगे। वेक्टर्स क्वांटिटीज आप पढ़ के आए हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनकी डायरेक्शन होती है और स्केलर क्वांटिटीज वो जिनकी डायरेक्शन नहीं होती। तो आपने जो ये डिफरेंस पढ़ा है, एक्चुअली ये डिफरेंस गलत है। आपके पास वेक्टर्स की भी डायरेक्शन हो सकती है और स्केलर्स की भी डायरेक्शन हो सकती है। अब माइंड में आएगा कि ये ऐसी कैसे हो सकता है कि आप 2 साल से पढ़ के आए स्केलर की डायरेक्शन नहीं है और अब मैं बोल रहा हूँ कि स्केलर्स की डायरेक्शन होती है। तो अभी हम देखते हैं इसको। पहले ये समझते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स खुद क्या हैं। स्केलर्स आपके पास वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायरेक्शन हो या ना हो, हम उसे कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं सिर्फ किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। हमें मैग्नीट्यूड के अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी किसके लिए, स्केलर्स के लिए। जैसे आपको कहा जाता है कि एक लड़का है जो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग रहा है, तो क्या हुआ, हमने क्या बोला 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ये जो वेलोसिटी है ये हमने गलत बोल दिया है। हम बोलेंगे कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। क्यों? अगर वेलोसिटी की बात होती तो हम उसकी डायरेक्शन भी बताते। उसका रीज़न ये है कि आपके पास ये जो वेलोसिटी है ये आपके पास एक वेक्टर है और स्पीड आपके पास स्केलर है। मींस अगर आप बोलते हो स्पीड, आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि एक लड़का है जो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो अब क्या हुआ, आपको स्पीड भी पता लगी, उसकी साथ में डायरेक्शन भी पता लगी, तो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। अब आपको कहा जाता है, लेट्स सपोज 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। आपको पॉइंट ए से बी जाना है, तो क्या होगा कि हम ऐसे भी जा सकते हैं पॉइंट ए से बी, और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फालतू टाइम है तो हम ख्वार होते हुए कुछ इस तरह से जा सकते हैं। काफ़ी सारे रास्ते आ रहे हैं आपके पास, एक रास्ता ऐसे भी बना लेते हैं। तो किसी भी पाथ पे हम ट्रैक पे चलते, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपके पास क्या हो रहा है कि हम पहुंच रहे तो पॉइंट बी पे, लेकिन हर कंडीशन में टाइम डिफरेंट लगेगा हमें, हम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अगर आप देखें कि ये वाला जो ट्रैक है, इसमें हम इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए, किसी भी पॉइंट पे आ जाएं, आपकी डायरेक्शन क्या रह रही है, सेम डायरेक्शन है आपके पास, सिर्फ पॉइंट किस तरह से पॉइंट आगे मूव करता जा रहा है। तो ऐसा कोई भी आपके पास पाथ जिसमें आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये आपके पास एक वेक्टर होगा। मींस अगर आप जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी, इसमें वेक्टर की एक ही डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में, ऐसे ही डायरेक्शन है आपके पास, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर आप इस पाथ पे आ जाए, हम यहाँ पे चल रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ आए डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे आए डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, तो लगातार क्या हो रहा है, डायरेक्शंस आपकी चेंज होती जा रही हैं। तो ये आपके पास एक वेक्टर नहीं होगा, ये स्केलर होगा और इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखिए डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो ये आपके पास अगेन डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ देखें, ये भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, तो ये वाला पाथ भी क्या है, डिस्टेंस कवर होगा। तो आपने यहाँ से ये चीज़ देखनी है कि हमेशा जो एक वेक्टर होगा उसकी एक डायरेक्शन होगी, एक से ज़्यादा डायरेक्शन है तो वो वेक्टर्स में नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखें, हम किसी भी पॉइंट पे इस लाइन पे आ जाते हैं, डायरेक्शन तो सेम है ना, मींस ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे और वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर और ये स्केलर। तो अब नाउ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बात समझ आई। इसी को अगर हम देखें अब कि वेलोसिटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं अगेन वही पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक बॉडी है जो इस डायरेक्शन में इस पाथ को फॉलो करते हुए 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो अगर आप देखें अगेन डायरेक्शन सेम चल रही है, तो ये आपके पास क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। लेकिन अब आप किसी और डिस्टेंस से होते हुए जा रहे हैं और आपकी स्टिल वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो आपके पास अब ये एक वेक्टर नहीं होगा, ये क्या होगा, एक स्केलर होगा। तो इसे यहाँ पे जब मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी होगी।
जब यहाँ आएंगे तो ये आपके पास स्पीड कहलाएगी। क्यों? यहाँ आपके पास डायरेक्शन एक से ज़्यादा है, चेंज हो रही है, यहाँ डायरेक्शन सेम रह रही है। जहाँ एक ही डायरेक्शन होगी वो आपका वेक्टर्स होंगे, और वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर है। अब आपके पास ये तो समझ आता है। अब हम आते हैं फोर्स की तरफ थोड़ा सा, कि ये फोर्स कैसे हो सकती है। जैसे लेट्स सपोज ये बोर्ड है और मैं बोर्ड के ऊपर इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन है ना मेरी फोर्स की, कैसे? बोर्ड के इनवर्ट मेरी फोर्स की डायरेक्शन जा रही है। क्या हो गया? एक वेक्टर है जो ये लिखा हुआ, ये जो ब्लैक वाले हैं ये दोनों स्केलर्स हैं, बाकी ब्लू वाले सारे वेक्टर्स हैं। अब आपके पास जो फोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक 10 kg की बॉडी है, आप उसे उठाना चाह रहे हैं, आपने उसे उठा लिया, आपके हाथों पर फोर्स कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि उस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट है ना, जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। आप फोर्स कैसे लगा रहे हैं? आप उसे उठाने के लिए फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं, वो चाह रहे हैं नीचे चला जाए, लेकिन जितनी फोर्स वो नीचे लगा रहे हैं उतनी फोर्स आप वापसी उसे ऊपर लगा रहे हैं, तो एक्शन और रिएक्शन कैंसिल हो रहे हैं, बॉडी एक जगह स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। इसको कुछ ऐसे समझें कि ये आपके पास एक 10 kg की बॉडी है, और इसका जो ये जो kg है एक्चुअली आपके पास क्या है? ये मास है, और मास की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है डाउनवर्ड, जिसे हम बोलते हैं वेट। तो यहाँ से आपको एक और एग्जांपल देखनी है कि आपके पास जो वेट है वो एक वेक्टर है, लेकिन मास आपके पास एक स्केलर है। इन डिफरेंस को आपने याद रखना है। मास आपके पास क्या होता है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वेट चेंज हो सकता है। वेट का आपके पास फॉर्मूला था W=mg। मास तो कांस्टेंट है, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ग्रेविटी चेंज हो सकती है। हम मून पे चले गए, ग्रेविटी आपके पास 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, लेकिन अर्थ पर क्या है? 9.8। तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट की वैल्यू भी चेंज होगी। वेट आपके पास कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी भी तो डाउनवर्ड लग रही है ना आपकी। आपने एक बॉडी उठाई, आप फोर्स अपवर्ड लगा रहे हो। क्यों अपवर्ड लगा रहे हो? क्योंकि वो बॉडी नीचे जाना चाह रही है, बॉडी का वेट डाउनवर्ड, और हमेशा वेट कहाँ लगता है? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। ऐसा नहीं है कि एक 10 kg की बॉडी है जो ऊपर जा रही है, आप उसे नीचे खींच रहे, नहीं, ग्रेविटी की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं है, ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है मींस वेट भी डाउनवर्ड लगेगा। जैसे आप देखते हैं कि मून पे जाके जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी छलांगे मार रहे हैं, क्यों? वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम हुई तो हमारा वेट कम हो गया। और वेट आपके पास, वेट की अगर आपको यूनिट याद हो तो वेट की जो यूनिट होती थी वो आपके पास न्यूटन ही होती है। तो वेट भी एक फोर्स है, लेकिन वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, या यूं कह लें कि वो फोर्स जो हमारे मास की वजह से लग रही है उसे हम वेट बोलते हैं। इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा 10 kg मास इस डायरेक्शन में लग रहा है या नीचे लग रहा है। मास स्केलर है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेट की डायरेक्शन है। जैसे मैंने बताया, आपने एक बॉडी उठाई तो वो चाहेगी नीचे चली जाए, वो क्या है? उसका वेट है। आप उसे फोर्स ऊपर लगा रहे हैं कि उसे हमने नीचे जाने नहीं देना है। तो आपके पास वेट की डायरेक्शन हो गई। देन मोमेंटम पे अगर आए, ये भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज आप जा रहे हैं बाइक पे बैठ के, और जो बाइक कोई और चला रहा है, और उन्हें अचानक से कुछ मस्ती सूझती है और वो जंप के ऊपर बाइक बहुत तेज़ी से चला देते हैं। तो क्या होता है? हम ये बाइक है और ये लेट्स सपोज हम बैठे हुए थे, हम बाइक से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और फिर वापसी बाइक के ऊपर आते हैं। तो आपके पास तो ऐसे होना चाहिए था कि लेट्स सपोज ये बाइक है, ब्लू मार्कर को बाइक सपोज कर रहे हैं, जैसे ही आप बाइक जंप के ऊपर आई, आप उछले बाइक को आगे चले जाना चाहिए था, लेकिन आप भी क्या हुआ? बाइक आगे चली गई, आप नीचे गिर गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम क्या होता है? जैसे आप कहीं पे भाग रहे हो और बहुत स्पीड में भाग रहे हो, आपको कहा जाता है रुक जाओ, आप फौरन से नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी भाग रहे हो, आपकी बॉडी में मोमेंटम है जो आपको रुकने नहीं दे रहा। जिस डायरेक्शन में आप भाग रहे थे वो उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, आपको कुछ आगे जाके रुकना पड़ेगा। अगर आप फौरन से रुकने की कोशिश करते हो तो आप डायरेक्टली नीचे गिर जाओगे। क्यों? आपकी बॉडी चाह रही है कि आप स्ट्रेट जाते रहो, डायरेक्शन हो गई ना आपकी, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसी डायरेक्शन में बॉडी चाह रही है अब भी जाती रहे। तो वो क्या है? मोमेंटम। यही एग्जाम्पल मैंने आपको बाइक की दी है कि लेट्स सपोज यहाँ इसको हम, ये आपकी एक बाइक है और यहाँ आप बैठे हुए थे, इसे आप बाइक सपोज कर ले, और अचानक से जब जंप आई तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी गाड़ी से अलग होके ऊपर उछल गई।
तो गाड़ी तो चल रही थी ना, आपके अंदर तो टायर नहीं लगे हुए, गाड़ी आगे चली गई, तो लेट्स सपोज गाड़ी यहाँ आ गई, तो आपको तो यहाँ गिर जाना चाहिए था, आप गिरे क्यों नहीं? मैं आपको गिराना नहीं चाह रहा, लेकिन आपके पास क्या होता है कि एक्चुअली हमें लगता है कि हमारी बॉडी ऐसे ऊपर गई और वापसी नीचे आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज पहले गाड़ी इस पॉइंट पे थी, यहाँ आपके पास जंप आई और आपकी बॉडी यहाँ से गाड़ी से नॉन कांटेक्ट आपका ब्रेक हुआ, या यहाँ पे आप कांटेक्ट में थे, जैसे ही गाड़ी जंप पर चली आप बाइक से पूरे अलग होके उछल गए, पूरा ऊपर उछले हो, आपकी बॉडी कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ आई और वापसी आप गाड़ी के ऊपर आओगे, कुछ ऐसे आपकी बॉडी ने ट्रेवल किया है, ना कि ऐसे ट्रेवल किया है। अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती तो आप बाइक से अलग होते, गाड़ी आगे चली जाती, आप यहीं गिर जाते। तो इसका मतलब कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये डायरेक्शन मोमेंटम की थी आपकी। इसी तरह आपके पास आप बस में जाते हैं, बस चल रही है, अचानक से बस की ब्रेक लगती है, आप आगे चले जाते हो अचानक से, क्यों गए? आपकी बॉडी भी मूव कर रही थी, बस भी मूव कर रही है, बस आगे गई, बस तो रुक गई, हम तो नहीं रुके ना, हमारी बॉडी अब भी चाह रही है जाती रहे, तो ये क्या है? ये मोमेंटम है आपके पास। इसी तरह अब आपके पास बस रुकी हुई थी, आप भी रुके हुए, अचानक से बस चल पड़ी, अब आप बस आगे जाएगी, आप पीछे जाएंगे, क्यों? आपकी बॉडी रेस्ट में, आप चलना शुरू नहीं हुए, बस आगे जा रही है। लेट्स सपोज ये बस है, ये आपकी बॉडी है, बस आगे गई, आपकी बॉडी चाह रही है रेस्ट में ही रहे, क्यों? उसके पास मोमेंटम नहीं है, तो बॉडी पीछे चली जाती है, डायरेक्शंस बन रही है ना हमारे पास। ये सारे क्या है? वेक्टर्स हैं आपके पास। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए थे, आपने बॉल ली, हल्की सी उछाली और आपके हाथ में आ गई, तो क्या हुआ कि सिंपल आपको क्या लगा, आप यहाँ पे थे, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आप बैठे हुए, आपने बॉल उछाली, बॉल ऐसे गई और ऐसे आ गई, लेकिन बॉल ऐसे नहीं गई। क्यों नहीं गई? ट्रेन आपकी चल रही है। तो लेट्स सपोज ट्रेन को हम बीच में से हाफ कट कर देते हैं, हमें इंटरनल नजर आ रहे हैं। आप इस पॉइंट पे थे, ट्रेन चल रही है, आपने बॉल उछाली, तो बॉल हवा में, आप तो आगे आ गए ना, इस पॉइंट पे आ गए अगेन। अब तो जो वेलोसिटी आपकी थी वही वेलोसिटी बॉल में थी। आपने जब बॉल उछाली, आपको लगा बॉल ऐसे ऊपर गई और वापसी नीचे आ गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बॉल आपके पास ऐसे आई है। तो किसकी वजह से आ रही है? मोमेंटम की वजह से। इससे आप बहुत अच्छे से समझेंगे, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंटम। तो हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, वेलोसिटी देख ली, फोर्स, मोमेंटम, वेट, मास, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब तो देख लिया हमने। एक्सेलरेशन रह गई। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्सेलरेशन के साथ आपने एक और वर्ड भी पढ़ा था जिसे आप डी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एक्चुअली आपका जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा सा समझना मुश्किल है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज आपके अगेन 2 पॉइंट्स बनाते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था आपके पास? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट माने होते हैं डिनोमिनेटर में टाइम आना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। लेट्स सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, बॉडी ने यहां से मूव करना शुरू किया और पॉइंट बी पे आ गई। किस तरह से आई कि इसके बीच में हम डिफरेंट पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3 और 4, और फिर पॉइंट बी पे आ गई। यहाँ पे लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी थी 0, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। हमारी बॉडी किधर मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रही है ना। तो वेलोसिटी की मैंने बात की है, तो आप देखिए सारी डायरेक्शन सेम है, तो लेकिन वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। पहले 1 मीटर पर सेकेंड थी, 2 3 4, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब आप देखिए लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब भी आपके पास वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम ऐसे होगी। लेकिन एक और कंडीशन लेते हैं,
अब आपका पॉइंट सी और पॉइंट डी है, उसके बीच में 2 पॉइंट्स या 3 ही बना लेते हैं, 4 तक हो गए थे, ये 5, 6 और 7, 3 पॉइंट्स इसके बीच में आ गए। यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, देन 2 मीटर पर सेकेंड और एट लास्ट 0 हो गई। कभी भी आप क्या करते हैं, अगर कोई भी क्वांटिटी 0 हो जाए तो उसके साथ यूनिट नहीं लिखते, 0 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, 0 आएगा सिर्फ। अब आपके पास वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, बॉडी किधर मूव कर रही थी, इस डायरेक्शन में। ये किसकी डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है जो ऐसे है। जब भी आपकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। लेट सपोज मैं इसमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। पॉइंट हम ले लेते हैं पॉइंट 2 और पॉइंट 3। पॉइंट 2 से 3 तक जाने के लिए हमारी बॉडी को लगे हैं, लेट सपोज 2 सेकेंड ले लेते हैं, टाइम आपको लगा 2 सेकेंड। तो पॉइंट 2 से 3 तक जाने के लिए हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है vf माइनस वी आई अपॉन टी। vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी ये वाली, और vi इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, फाइनल 3 माइनस इनिशियल 2 और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा है 2। तो 3 माइनस 2 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। एक्सेलरेशन आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे आते हैं, अब ये वाले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं 5 और 6 और यहाँ वेलोसिटी निकालते हैं। ये आपके पास इनिशियल है और ये फाइनल है। अगेन यहाँ पे भी हम सपोज करते हैं 2 सेकेंड लगे 5 से 6 तक जाने के लिए। तो अब आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 8 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड। 5 माइनस 8 आपके पास आएगा -3/2 और एक्सेलरेशन का यहाँ से आंसर आ जाएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कौन सी आई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे आप क्या बोलते हो, डीसेलरेशन। अब इन्हीं 2 आंसर्स को अपने माइंड में रखें, एक बार पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक बार नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपने ये जो डीसेलरेशन है, ये वाला वर्ड आपने सबसे पहली दफा कहाँ देखा था, माइंड में लाएं। आप क्लास 9 में थे और क्लास 9 में आपने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें कहा जाता है कि एक गन है, उससे बुलेट फायर होती है। तो बुलेट जब फायर होगी तो गन किधर जाएगी, गन आपके पास पीछे आती है। क्यों, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। जिस फोर्स से बुलेट आगे जाएगी उसी फोर्स से गन वापसी पीछे आएगी। तो आपके पास बुलेट की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है और गन की वेलोसिटी कम हो रही है। तो आपने देखा था कि गन की जब हम एक्सेलरेशन निकालते तो वो नेगेटिव आती है, जिसे आपने डीसेलरेशन बोला था। तो आप देखें कि जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। आपने ये सब बताने का मकसद ये है कि डायरेक्शन को समझना है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। अगर वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो गया है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में डिफरेंस आ गया आपके पास। अब आपके पास, आपको वेक्टर्स तो समझ आ गए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है, सिंपल। आपको क्या है कि अगर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसको भी, इस पॉइंट को छोड़ें, ये मैंने बता दिया सिंगल डायरेक्शन होते हैं। एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी तो वो वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर होगा। ये हमने देख लिए। अब स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर्स आपके पास वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हमें बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने पास वेक्टर्स की डेफिनेशन लाए ना अपने माइंड में, तो वेक्टर्स की डेफिनेशन जो है वो है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये आप क्लास 9 में पढ़ के आए, लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। अब आपको इसकी डेफिनेशन जो लिखनी है, वो आपका डेफिनेशन ये होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे, वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये माइंड में आता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं कि वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। किस तरह से, जैसे लेट सपोज आपके पास कोई बॉक्स है और आप इसके ऊपर 2 लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं। एक बंदा लगा रहा है 10 न्यूटन और एक लगा रहा है 5 न्यूटन। दोनों की फोर्स ऑफ डायरेक्शन सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो ओवरऑल फोर्स बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 न्यूटन, और एक बड़ी फोर्स आ जाएगी 15 न्यूटन। हम जो है वेक्टर्स को उनकी लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी बड़ी एरो की लेंथ होगी उतना बड़ा, यानी उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड है।
अब लेट्स सपोज 15 न्यूटन हो गई थी, यहां से एक और कोई आया, उसने 10 न्यूटन की मजीद फोर्स लगाई। अगेन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये मजीद ऐड होंगे। अब ये दोनों हट जाएंगे और कितने फोर्स आ जाएगी 25 की, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जब सेम होगी तो चीजें ऐड होंगी। तो ये क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरह अगेन एक बॉक्स है आपके पास, और अब आपके पास फोर्स इधर से लग रही है 10 न्यूटन और यहां से भी लग रही है 10 न्यूटन। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी आपके पास। और ये क्या, ये बॉक्स कहीं मूव कर जाएगा? नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि अगर आपके पास फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी तो वो ऐड होके कितनी हो जाएगी 20। अगर अपोजिट होंगी, दोनों 10-10 है और अपोजिट डायरेक्शन, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। एक आखिरी केस देखते हैं कि एक बॉक्स से इधर से 15 न्यूटन फोर्स लग रही है और इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। बॉक्स को कहाँ मूव करना चाहिए? ऑब्वियसली कहाँ मूव करेगा, इधर फोर्स ज्यादा है ना इस डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन, ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन कितनी फोर्स से मूव करेगा? ये जो आपके पास डायरेक्ट फोर्स आएगी ये 5 न्यूटन होगी। क्यों? इस 10 न्यूटन से इसका 10 न्यूटन का पार्ट कैंसिल हो गया, यहां से 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में बच गई है, वो ये फोर्स आ गई। तो जो क्वांटिटीज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगी वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। ये आपके पास एक्चुअल डेफिनेशन है। अब आपके माइंड में आता है कि हम ये वो जो पुरानी डेफिनेशन है वो भी तो लिख सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वेक्टर्स हो गए। नहीं, स्केलर्स की भी डायरेक्शन होती हैं। अब आपके माइंड में आएगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसीलिए लिखा है कि आप बताएं कि करंट एक स्केलर है या वेक्टर है। तो लेट सपोज आपके पास 2 वायर्स हैं और ये वायर ऐसे जा रही है, यहां से करंट आ रहा है, करंट I1, करंट को I से शो करते हैं, और वो आपके पास है 5 एम्पेयर, और यहां से करंट आ रहा है I2, वो भी 5 एम्पेयर है। तो होना तो ये चाहिए कि ये करंट ऐसे आ रहा है, ये करंट ऐसे आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस पॉइंट पे आके मिलेंगे और दोनों को कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये जो करंट है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ही नहीं कर रही। कह रही है कि नहीं फॉलो कर रहे, कुछ कर सकते हो तो कर लो। तो आपके पास क्या होगा कि ये दोनों जो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये अब भी ऐड होंगे और यहाँ एक बड़ी करंट आ जाएगी 10 एम्पेयर की। तो क्या हुआ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी लेकिन इन्होंने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया। तो आपके पास क्या हुआ कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन है, लेकिन वो तब भी स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज वो है जिन्हें हम टोटली स्पेसिफाई कर सकते हैं मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन हो भी तो बताने की जरूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे। इसका आपने रीजन नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने इसका रीजन लाजमी करना है, आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास क्या है, स्केलर्स जिनका मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ वेक्टर्स में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो होना जरूरी है। अब एक पॉइंट आपके पास रह जाता है ये वाला कि जब भी आपको स्केलर्स आएंगे तो वो सिंपल अलजेब्रा के जो रूल्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। किस तरह से फॉलो करेंगे? जैसे आपके पास लेट सपोज स्पीड है, या स्पीड नहीं लेते, एक मास है m1 5 kg और दूसरा मास है m2 10 kg। आपको कहा जाता है इनको ऐड कर दें। आप क्या करेंगे, m1 प्लस m2 किया, क्या आ जाएगा 5 प्लस 10, टोटल मास आ गया 15 kg। हमने क्या किया, सिंपल अलजेब्रा को यूज किया और ऐड कर दिया। अब आपको कहा जाता है कि एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की और दूसरी फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की। आपको कहा जाता है कि अब जैसे हमने यहां ऐड किया, इनको ऐड कर दो। आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? फोर्स तो दे दी, इनकी डायरेक्शन कौन बताएगा? तो डायरेक्शन पता होंगी फिर ये ऐड होंगे। और ये डायरेक्टली जैसे हमने अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो किया है, जो वेक्टर्स हैं वो बेसिक अलजेब्रा को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते। आपके पास क्या होगा, इनकी डायरेक्शंस पहले बताएं, फिर उस हिसाब से साइन आएंगे, इसे हम आगे देखेंगे। अभी बस आप इतना माइंड में रखें कि जो वेक्टर्स हैं वो लॉ ऑफ वेक्टर जो ये एलिमेंट्री अलजेब्रा, इसे टोटली फॉलो नहीं करते। स्केलर्स बिल्कुल अलजेब्रा की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे,
डिवाइड भी हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। लेकिन वेक्टर्स में खास तौर पे मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होती है। जैसे आपके पास क्या होता है, अगर हम एक बार लिखते हैं ए, लेट्स सपोज ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, अब भी ये दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है। तो क्या है कि वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते, दो वेक्टर्स डिवाइड कभी नहीं हो सकते। इसे हम इंशाल्लाह अभी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप बस माइंड में रखिए दो वेक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते। तो आपके पास ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब हम इनकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, देन हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। नाउ वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन है। पहले हमारे पास है एनालिटिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एनालिटिकल आपके पास एक्चुअली इसी में दो रिप्रेजेंटेशंस आती हैं, जिसमें पहले है बोल्ड लेटर्स के, जिसमें हम इस तरह से, जैसे मैंने ये बोल्ड ए लिखा हुआ है, इस तरह से लेटर्स लिखेंगे और उससे हम वेक्टर्स को शो करेंगे। लेकिन बोल्ड लेटर्स जो है कंप्यूटर टाइपिंग में तो कर लिखना आसान है, हम नॉर्मल जैसे अपने हाथ से अगर लिख रहे हैं तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम बोल्ड लेटर्स को यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है तो उससे लेके उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देते हैं और उसे हम एरो हेड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो आपको एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ही आता है। देन आपको सेकंड रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें आप क्या करते हैं कि अपने जो वेक्टर्स हैं उन्हें एरो से शो करेंगे। जैसे लेट्स सपोज आपके पास कोई वेक्टर है ए और उसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, और यूनिट्स मीन्स कोई सी भी यूनिट आ सकती है। अब ये फोर्स वेक्टर होता तो न्यूटन आ जाती, लेंथ वेक्टर होता तो इस तरह से कोई भी आ सकता है आपके पास। और एक और वेक्टर है वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 10 यूनिट्स ले लेते हैं लेट्स सपोज। तो आप क्या करेंगे कि अगर मुझे वेक्टर ए को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाना है तो मैंने वेक्टर ए बना दिया और यहाँ मैंने उस वेक्टर को लिख दिया। अब अगर मैं बी को बनाऊंगा तो सेम इस लेंथ पे नहीं बनाऊंगा। अगर आप देखो ए वेक्टर से डबल है बी वेक्टर हमारे पास, तो हम बी की जो लेंथ है उसे ए से डबल रखेंगे, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, और ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर की लेंथ है ये क्या शो कर रही है, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, इसे हम हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं और जो दूसरी साइड होती है इसको हम टेल ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, हेड और टेल। और इसका जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपको लेंथ क्या शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा लेंथ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। नाउ अब आपके पास लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है और ये रहा वेक्टर ए, और इस ए के जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास है 10 यूनिट्स, और आपको कहा जाता है आप 3a फाइंड करो। 3a का मतलब ये है, अच्छा जब भी हम क्या करें 3 एक स्केलर है ना, जो 3 है उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपको कहा जा रहा है कि 3a फाइंड करो, 3a क्या होगा। तो इस बात को याद रखिए, कभी भी एक स्केलर की वजह से वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। हाँ ये है कि अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता पॉजिटिव स्केलर्स की वजह से वेक्टर की डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे ये एक पॉजिटिव स्केलर है ना 3, तो हम क्या करेंगे, अगर 3 को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, 3a क्या आ जाएगा, 3 और a का मैग्नीट्यूड 10, 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 यूनिट्स आ जाएगी हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है कि वेक्टर की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, तो वेक्टर a की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसके अलावा कोई फर्क नहीं आएगा पॉजिटिव स्केलर में। लेकिन अगर आपको कहा जाता -3a फाइंड करो, तो अब क्या होता है, यहाँ पे एक माइनस लगता है, -3a क्या आता है, -30 यूनिट्स। लेंथ सेम रहती है, अब कभी भी माइनस साइन आता है तो हम बोलते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, मीन्स अब इसकी डायरेक्शन ये होगी, बिल्कुल इस वेक्टर के जो a वेक्टर था इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्यों, नेगेटिव साइन क्या करता है, डायरेक्शंस को रिवर्स कर देता है हमेशा। अब आपने अभी जब हम कुछ देर पहले ही देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर्स हैं वो अलजेब्रिक रूल्स को टोटली फॉलो नहीं करते। तो अब इस चीज़ को हमने देखना है, ये आपके पास अभी रिप्रेजेंटेशंस थी। कभी भी आपके पास क्या होगा कि एक वेक्टर में ऐड हो रहा है तो आपके पास आंसर में भी एक वेक्टर ही आएगा। मीन्स आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट में भी एक वेक्टर आएगा।
अगर आपके पास एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास रिजल्ट में वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। इसे हम आगे देखेंगे कैसे। देन आपके पास एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ इस तरह से, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो वेक्टर्स हैं उनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती और इसी तरह वेक्टर्स की डिवीजन भी पॉसिबल नहीं होती। ये आपके पास क्या है, वेक्टर्स की डायरेक्ट जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, ये भी इम्पॉसिबल है और ये भी इम्पॉसिबल है। देन आपके पास एक वेक्टर एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास आंसर में अगेन वेक्टर आ जाएगा। एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, रिजल्ट में अगेन स्केलर आएगा। एक वेक्टर स्केलर से डिवाइड हो रहा है, आपके पास रिजल्ट में अगेन वेक्टर आएगा। एक लास्ट केस आपके पास क्या हो सकता है, एक स्केलर वेक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो अगेन ये आपके पास क्या है, इम्पॉसिबल केस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक स्केलर वेक्टर को डिवाइड कर दे। तो ये आपके पास कुछ केसेस हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, दो वेक्टर्स ऐड होंगे तो रिजल्ट में भी वेक्टर आएगा, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट में वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। इसे हम देखेंगे कि अगर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। एक वेक्टर होता है नेगेटिव वेक्टर, उसे हम ऐड करवाते हैं, इसे हम आगे अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वेक्टर्स की डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। देन दो वेक्टर्स की डिवीजन कभी पॉसिबल नहीं होगी। एक वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में वेक्टर आएगा, स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर आएगा, वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन वेक्टर आएगा। लेकिन अगर स्केलर वेक्टर से डिवाइड हो रहा है तो आपके पास ये इम्पॉसिबल केस है। कभी भी एक वेक्टर डिनोमिनेटर में आएगा तो वो इम्पॉसिबल केस है। जैसे यहाँ पे वेक्टर डिनोमिनेटर में आया इम्पॉसिबल, यहाँ वेक्टर डिनोमिनेटर में आया इम्पॉसिबल केस है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।